अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं शराज काज़मी। नाजरीन, कल मरीम नवाज़ साहिबा की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी थी और नवाज़ शरीफ साहब की ज़मानत के हवाले से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। जज साहिबान ने नवाज़ शरीफ साहब की सेहत और इलाज के हवाले से दरियाफ़्त किया। ये भी पूछा गया कि क्या नवाज़ शरीफ साहब की ज़मानत अभी बाकी है, तो जवाब नफ़ी में आया। फिर पूछा गया कि क्या इस वक्त वो अस्पताल में दाखिल हैं, जवाब फिर नफ़ी में था। फिर पूछा गया कि उनकी सेहत के हवाले से कोई मुस्तनद रिपोर्ट्स जमा करवाई गई हैं, जवाब फिर नफ़ी में था। फिर सवाल पूछा गया कि 8 हफ्ते की ज़मानत दी गई थी और ज़रूरत पड़ने पर पंजाब हुकूमत से डॉक्टर की हिदायत की रोशनी में मज़ीद तौसील ली जा सकती थी, तो 8 हफ्ते के बाद पंजाब हुकूमत से ज़मानत में मज़ीद तौसी हासिल की गई थी, इसका जवाब भी नफ़ी में था। फिर ये पूछा गया कि क्या नवाज़ शरीफ साहब ने इस सारे अरसे में लंदन के किसी अस्पताल में एडमिट होकर बाकायदा तौर पर कोई इलाज करवाया है, इसका जवाब भी नफ़ी में था। इन सारे सवालात और इनके जवाबात के बाद जो रिमार्क्स जज साहिबान ने दिए वो काफ़ी अहमियत के हामिल हैं। उनका कहना था कि अपील कुनिंदा यानी मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब आइंदा तारीख़ समाअत जो कि 10 सितंबर है, उससे पहले पहले ख़ुद को सरेंडर करें, उसके बाद मज़ीद कार्रवाई आगे चलेगी। उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब के वकला की नवाज़ शरीफ साहब की गैर मौजूदगी में केस को चलाने की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया और साथ ही नैब की नवाज़ शरीफ साहब को इश्तिहारी करार देने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई। ये तो मुख्तसर तरीन अहवाल था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पेशी का और समाअत का। अब इसके बाद की सूरत हाल ये है कि मरीम नवाज़ साहिबा ने कोर्ट के बाहर सहाफ़ियों के सवालों का जवाब देते हुए ये कहा कि नवाज़ शरीफ साहब जब मुकम्मल सेहतयाब हो जाएंगे तो वो पहले दिन वापस आ जाएंगे। हम ज़रा इस बयान और कुछ और बयानात का भी तज़किरा करते हुए इस सारी सूरत हाल का पोस्टमार्टम करते हैं और फिर ये भी बताएंगे कि इसके बाद की सूरत हाल क्या बन सकती है और क्यों हुकूमत पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान को मुस्तकबिल में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ एक बात काबिल गौर है कि जब से मियाँ नवाज़ शरीफ साहब इलाज की गर्ज से पाकिस्तान से बाहर गए हैं, वहाँ जाने के बाद वो हर काम करते हुए नज़र आए हैं सिवाय इलाज करवाने के। वो किसी अस्पताल में दाखिल भी नहीं हुए, बाकायदा इलाज भी नहीं करवाया गया और कोई मुकम्मल मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट्स भी सामने नहीं आई हैं। यानी जिस मकसद के लिए वो तरले मिन्नतें करके मुल्क से बाहर गए थे, सिर्फ वही काम नहीं हुआ, बाकी हर काम होता नज़र आया है। लेकिन पाकिस्तान को जब भी बैनुल-अक़वामी सियासत में किसी मुश्किल का सामना करना पड़ा है तो फौरी तौर पर नवाज़ शरीफ साहब की हशाश बशाश तस्वीरें इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक CV बनकर सामने आ जाती हैं। कभी वो अपनी फैमिली के साथ बैठे कॉफ़ी पीते नज़र आते हैं, कभी वो हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ के दफ्तरों में घूमते और वहाँ पे चक्कर लगाते नज़र आ जाते हैं, और कभी वो इसराइल की मुखालफत वाले पाकिस्तानी बयानिए के फौरी बाद इसराइली झंडे के रंगों वाली छतरी लेकर घूमते और चहलकदमी करते नज़र आते हैं कि हजूर, हम आपकी खिदमत के लिए भी मौजूद हैं और मुस्तैद भी, हमारे लिए राहें हमवार कीजिए। शायद उन्हीं तस्वीर को देखकर हुकूमत और अदलिया को भी ये ख्याल आया कि ये साहब तो वही हैं जिनके प्लेटलेट्स सिर्फ 2000 रह गए थे और बग़ैर किसी इलाज के ये साहब इतने हशाश बशाश कैसे घूम सकते हैं। तभी उनकी वापसी के लिए इतने शदोमद से कोशिशें शुरू कर दी गई थी और हुकूमत और अदलिया दोनों मुतहरिक हो गए नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के लिए। यहाँ मैं राना सनाउल्लाह साहब का एक बयान कोट करके उसका भी पोस्टमार्टम करना चाहूँगा। राना सनाउल्लाह साहब ने कुछ दिन पहले ये बयान दिया था कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब तब वापस आएंगे जब इस हुकूमत की तबीयत ख़राब होगी। इस बात पर ज़रा गौर कीजिए। राना साहब ने यह नहीं कहा कि मियाँ साहब तब वापस आएंगे जब उनकी तबीयत ठीक होगी, उनकी तबीयत बहाल होगी, बल्कि ये कहा है कि तब वापस आएंगे जब हुकूमत की तबीयत ख़राब होगी। अब कोई बताए कि किसी हुकूमत की तबीयत कब ख़राब होती है? हुकूमत की तबीयत तभी ख़राब होती है जब हुकूमत के सामने कोई क्राइसिस आता है, चाहे वो इंटरनल क्राइसिस हो या इंटरनेशनल क्राइसिस, तब हुकूमत की तबीयत ख़राब होती है। मतलब मियाँ साहब इंतज़ार कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्राइसिस में आए और हुकूमत मुश्किलात और मुसीबत का शिकार हो तो वो अपनी सियासत चमकाने के लिए वापस आ जाएंगे और उनकी वापसी का ताल्लुक उनकी अपनी तबीयत की बहाली से नहीं बल्कि हुकूमती तबीयत की ख़राबी से है। गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसराइल के ख़िलाफ़ सख्त तरीन मौक़िफ़ इख्तियार करने का पाकिस्तान को क्या क्या नुकसान हो सकता है, क्या क्या परेशानियाँ हुकूमत को फ़ेस करना पड़ सकती हैं। FATF की ब्लैक लिस्ट और हुकूमत के लिए सियासी और माशी बहरान के साथ साथ दहशत गर्दी की एक नई लहर भी उन मुतवक्के क्राइसिस में शामिल है। तो आने वाले दिनों में खुदा न खास्ता हमें इस तरह की सूरत हाल देखने को मिल सकती है।
हुकूमत को फेल करने और अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए मुल्क को बहरानों में धकेलने के लिए अपोजिशन ने सेनेट में तो FATF की कानून साजी को मुस्तरद करके अपने एजेंडे पर अमल का आगाज़ कर ही दिया है। अब आगे देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है। दूसरा बयान मरीम नवाज़ साहिबा का है, जिसका मैंने अभी तज़किरा किया था कि नवाज़ शरीफ साहब अपने इलाज के बाद मुकम्मल सेहतियाब होते ही अगले ही दिन वापस आ जाएंगे। लेकिन यहाँ कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया कि इलाज कब तक मुकम्मल होगा और मुकम्मल सेहतियाबी कब तक मुतवक्की है। नवाज़ शरीफ साहब ने तो अभी तक इलाज करवाया ही नहीं है, अभी तक इलाज शुरू भी नहीं हुआ, तो ख़त्म कब होगा? और जब शुरू होने का नहीं पता तो मुकम्मल होने और सेहतियाब होने का टाइम फ्रेम कैसे दिया जा सकता है? मतलब साफ जाहिर है कि अदालत जो मर्ज़ी कहती रहे, हुकूमत जो मर्ज़ी कर ले, मगर मियाँ साहब वापस नहीं आएंगे। और तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक सारे मामलात उनके हक में नहीं हो जाते। हाँ, जब मियाँ साहब को अगर किसी स्टेज पर ऐसा लगा कि उनकी भरपूर कोशिश के बावजूद उनको कानूनी तरीके से पाकिस्तान लाया जा सकता है, तो फिर वो दो में से कोई एक काम ज़रूर करेंगे। या तो वो इलाज और ऑपरेशन के बहाने अमेरिका चले जाएंगे और उनको वहाँ से वापस लाना फिर से तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा, या फिर वो ये नारा लगाते हुए पाकिस्तान आ जाएंगे कि हम मफरूर नहीं हैं, हम डरते नहीं हैं और हम अदालतों और एहतसाब का सामना करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। मरीम नवाज़ साहिबा का एक और बयान कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब तो वापस आने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैंने ज़िद लगाई हुई है कि आप अपना इलाज मुकम्मल करवाए बगैर वापस नहीं आएंगे। इस बयान में मरीम नवाज़ ने दोनों सूरतों में अपने ही फ़ायदे की बात की है। बयान का पहला हिस्सा डायरेक्ट नवाज़ शरीफ की फेवर में है और दूसरा हिस्सा बाप बेटी की मोहब्बत के हवाले से इमोशंस को इस्तेमाल करते हुए इस फैमिली को ही फेवर दे रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब बिना इलाज के ही वापस आने के लिए तैयार हैं। यानी वो तो एहतसाब का सामना करने को तैयार हैं, लेकिन उनकी सेहत के हवाले से मरीम नवाज़ साहिबा की ज़िद ने उन्हें रोका हुआ है और वो नहीं आ पा रहे। अगर मरीम नवाज़ साहिबा की ज़िद ना हो तो वो कब के वापस आ जाएं। अब एक और बात का यहाँ पर जिक्र करना बहुत अहम होगा कि लंदन में मौजूद एक सहाफ़ी इरफान हाशमी साहब ने दावा किया कि अब पाकिस्तान में अपोजिशन की सियासत का सारा प्लान एवन फील्ड में तैयार हो रहा है। कल के अदालती फैसले के फ़ौरन बाद एवन फील्ड में एक हंगामी मीटिंग कॉल की गई और फिर हुकूमत को मुश्किलात से दो चार करने के लिए और अदालती मामलात को काउंटर करने के लिए प्लानिंग मुकम्मल तौर पर तैयार कर ली गई है। आइंदा चंद दिनों में मज़ीद हलचल नज़र आएगी, बयानबाजियों का एक और सिलसिला शुरू किया जाएगा। अब एक और हलचल का तज़किरा करना भी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। चेयरमैन CPAC आसिम सलीम बाजवा साहब के हवाले से और उनके भाइयों के बिज़नेस के हवाले से और उस बिज़नेस में आसिम सलीम बाजवा की अहलिया के शेयर के हवाले से पाकिस्तान के एक मुतनाज़िया सहाफ़ी अहमद नूरानी साहब की एक स्टोरी आजकल बहुत मशहूर हो रही है। इस स्टोरी का बुनियादी राइटर भारत के एक साबका जर्नैल, एक साबका मेजर और मौजूदा सहाफ़ी मेजर गौरव आर्या और उसकी पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा प्लान करने वाली एक टीम है। उसने एक माह पहले ये स्टोरी अपने सोशल मीडिया पर शेयर की थी और उस स्टोरी को मनोवन एक वेबसाइट फैक्ट फोकस पर छाप दिया गया। इस फैक्ट फोकस के हवाले से जब तहकीकात की गई तो इसका ट्विटर हैंडल पाकिस्तान ही के एक और सहाफ़ी मुबशिर जैदी के इस्तेमाल में माजी में रहा है और फिर पुराने ट्वीट्स को डिलीट करके नाम तब्दील करके फैक्ट फोकस रखा गया और वहाँ पर मेजर गौरव आर्या की इस स्टोरी को अपने अल्फाज देकर और अपना रंग देकर छाप दिया गया। अब अगर इस सारी चेन का जायज़ा लिया जाए तो साफ समझ में आता है कि इंडिया को CPAC के हवाले से जो तकलीफ़ है उस पर असरअंदाज होने के लिए इस स्टोरी को इंडिया में तैयार किया गया और पाकिस्तान में जंग और जियो की रियासत और फ़ौज मुखालिफ सहाफ़ियों को इस्तेमाल करते हुए इस स्टोरी को पाकिस्तान में प्लांट किया गया है। क्योंकि जंग और जियो अपने मखसूस माइंडसेट के हवाले से और फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने के हवाले से पहले ही बहुत शोहरत रखता है और पाकिस्तान के अंदर इंडियन प्रोपेगेंडे को प्रमोट करने में हमेशा जंग और जियो ग्रुप के सहाफ़ी आगे आते रहे हैं। अहमद नूरानी और मुबशिर जैदी ऐसे ही दो नाम हैं और दोनों का ताल्लुक जंग और जियो ग्रुप से है। इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम इस मामले में शामिल हैं जो बराह रास्त तो जंग और जियो ग्रुप का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन उस टीम का हिस्सा ज़रूर हैं जो रियासत और फ़ौज मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने का टास्क पूरा कर रहे हैं। जंग और जियो ग्रुप उनके लिए एक प्रोटेक्टिव छतरी का काम सर अंजाम देता है और जब भी उनसे उनकी झूठी खबरों के बारे में बासपुर्स की जाती है तो आज़ादी सहाफ़त पर कदगन का नारा लगा दिया जाता है। एक पूरी कैंपेन शुरू हो जाती है आज़ादी सहाफ़त के नाम पर। मकसद ये होता है कि हम जो कहें, झूठ या सच, हमसे कोई बासपुर्स ना हो।
वरना हम आज़ादी सहाफ़त पर हमला करने का इल्ज़ाम लगा देंगे और उसके नतीजे में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिव हो जाएंगी। ये अहमद नूरानी साहब तो पहले ही झूठी खबरें देने के हवाले से काफ़ी शोहरत रखते हैं। पहले भी ये साहब पनामा केस के फैसले के हवाले से झूठी खबर दे चुके हैं और फिर उस पर सुप्रीम कोर्ट में सरेआम माफ़ी भी मांग चुके हैं। जहाँ तक इस खबर का ताल्लुक है तो स्टोरी सिर्फ जनरल आसिम सलीम बाजवा के हवाले से नहीं है या उनकी ज़ात के हवाले से नहीं है। अगर वो सिर्फ उनकी ज़ात के हवाले से होती तो वो तो तब भी आ सकती थी जब आसिम सलीम बाजवा ऑन सर्विस थे, सर्विंग जनरल थे, क्योंकि जिन बिजनेसेस और शेयर्स के हवाले से ये स्टोरी है वो तो उस वक्त भी मौजूद थे जब वो ब्रिगेडियर थे, जब वो मेजर जनरल बने, जब वो DGISPR बने और जब वो लेफ्टिनेंट जनरल बने थे। उस वक्त से ये बिजनेसेस मौजूद हैं। 90 की दहाई से उनके भाई बिजनेस में हैं। तब से लेकर 2020 तक आसिम सलीम बाजवा के बारे में किसी को कोई स्टोरी क्यों नहीं मिली, लेकिन उनके चेयरमैन CPAC अथॉरिटी बनने के बाद ही ये स्टोरी क्यों आई? पहले क्यों नहीं आई? पहले इसलिए नहीं आई कि निशाना दरअसल आसिम सलीम बाजवा की ज़ात नहीं बल्कि चेयरमैन CPAC अथॉरिटी है। साफ पता लगता है कि CPAC अथॉरिटी के चेयरमैन बनने के बाद इस स्टोरी का आना दरअसल CPAC पर सवालिया निशान पैदा करना है, क्योंकि चाइना CPAC के हवाले से बहुत सेंसिटिव है, बहुत हसास है। तो ऐसे में पाकिस्तान के CPAC अथॉरिटी के चेयरमैन के हवाले से ऐसी स्टोरीज़ का आना चीन और पाकिस्तान के बीच एक प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है और इंडिया का मकसद हल हो जाएगा कि CPAC मुतनाज़ हो जाए। इसमें इंडिया के पाकिस्तान के अंदर मौजूद सहूलतकार बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अब अहमद नूरानी साहब के माजी के कारनामों और झूठ का मतलब ये नहीं कि उनके इल्ज़ाम को नज़रअंदाज कर दिया जाए, बल्कि अब आसिम सलीम बाजवा साहब की जिम्मेदारी बढ़ गई है कि वो इन इल्ज़ामात का जवाब देकर ना सिर्फ अहमद नूरानी साहब बल्कि उनके पूरे गैंग का मुंह बंद कर दें। स्टोरी को मन घड़त साबित करके नूरानी साहब पर हतक इज़्ज़त का केस दायर करें और उन्हें कानून के मुताबिक सज़ा दिलवाएं, ताकि आइंदा के लिए ये सिलसिला बंद हो और सहाफ़ियों को झूठ फैलाने का नतीजा भुगतना पड़े। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। वीडियो और चैनल दोनों को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में।